और आइए पहले बात करते हैं लता मंगेशकर की। भारत रत्न लता मंगेशकर की मुंबई के शिवाजी पार्क में मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा की गई। इस मौके पर लता दीदी के हजारों मद्दाह और अहल खाना मौजूद थे। लता की आखिरी रसूमात में फिल्मी दुनिया से लेकर सियासी और खेल की दुनिया की मशहूर शख्सियात ने भी शिरकत की। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर को गुलहाइक़दत पेश किए और पीएम मोदी ने वहां मौजूद लता के अहल खाना से मुलाकात की। वहीं फिल्म अदाकार शाहरुख खान ने लता मंगेशकर को गुलहाइक़दत पेश किए। वो लता मंगेशकर की मैयत के पास खड़े होकर कुछ देर उनके लिए दुआ करते रहे और फिर वहां से नीचे उतर गए। इनके अलावा सचिन तेंदुलकर ने भी लता दीदी को गुलहाइक़दत पेश किए। अजीम गुलकारा लता मंगेशकर के इंतकाल पर सारा मुल्क सोगवार है। मोहम्मद ताज कुरैशी जो पेशे से दर्जी हैं, लता मंगेशकर की उन पर उनके अहल खाना पर शफकत और मोहब्बत रही है। ताज कुरैशी का कहना है कि लता मंगेशकर इंसानियत नवाज थी। ताज कुरैशी लता मंगेशकर के साथ मुलाकातों को याद करते हुए सोगवार हैं। लता दीदी के इंतकाल पर वो गमजदा हैं। लता मंगेशकर के इंतकाल पर पूरा मुल्क सोग मना रहा है। लता मंगेशकर एक अजीम गुलकारा नहीं थी बल्कि एक अजीम इंसान भी थी। हमारे साथ हैं ताज मोहम्मद कुरैशी साहब जो लता मंगेशकर से काफ़ी करीब थे और इनकी जो है वो लता मंगेशकर से बाकायदा मुलाकातें रही हैं। तो किस तरह ताल्लुकात बने और कैसे आपके ताल्लुकात जो आगे बढ़े और आपको जो उन्होंने जो तोहफे तहफ़ दिए थे उसके बारे में बताइए। मेरे तो बहुत दिनों से एक अरमान थे कि लता जी से मिला जाए। उनकी जो नगमे सुन के ना बड़ा अच्छा लगता था। मैंने उनसे मुलाकात की। एक अदना सा पुलिस हवलदार ने मेरी मदद की और लता जी से मिलाया और जब से मेरी उनकी मुलाकात रही तो काफ़ी मुलाकातें रहीं। और मैं पेशे से टेलर होने के नाते ये पेशा मेरा उनको और मुझे करीब लाने में मददगार साबित हुआ। पहली मुलाकात में हमने बहुत सारी बातें की। अच्छा, उनको ये पता चला कि मैं दिलीप साहब के भी बहुत करीब हूँ तो उनको बहुत खुशी हुई। तो कुछ बातें उन्होंने दिलीप साहब के मुतालिक पूछी मुझसे, मैंने बताया उनको। फिर कपड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। हमने कपड़े बना के दिए उनको और उसी दरमियान उनसे बहुत सारी मुलाकातें होती रही हैं। लता मंगेशकर से जो है वो प्यार, मोहब्बत, उल्फत जो इनकी बातों से झलक रही थी, इस बात की अक्कासी करता है, ये इस बात की गवाही देता है कि लता मंगेशकर जो है वो एक अजीम गुलकारा ही नहीं थी बल्कि अजीम इंसान भी थी। मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। सुरों की मलिका लता मंगेशकर के इंतकाल को महाराष्ट्र के वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने लता मंगेशकर के इंतकाल को मुल्क के लिए अजीम नुकसान से ताबीर किया। वाज़ेह है कि लता मंगेशकर ने कमोबेश 36 ज़बानों में नगमे गाए। प्लेबैक सिंगर के तौर पर उन्होंने हजारों नगमे गाए जिन सैकड़ों नगमे दुनिया भर में मकबूल हुए हैं। लता मंगेशकर को बुलबुल हिंद और भारत रत्न के एजाज से नवाजा गया। 2 जनवरी को उनको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ और करीबन 1 महीना वे ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में अलग अलग तरीके से बीमारियों से जूझती रही। कोरोना से दुरुस्त होने के बाद भी उनको निमोनिया हुआ, मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ और डॉक्टर समधानी से हम रोज़ाना टच में रहते थे उनकी स्थिति की जानकारी लेने के लिए। लेकिन आज सवेरे 8 बजे डॉक्टर समधानी का मुझे मैसेज आया कि लता दीदी नहीं रही है। निश्चित तौर पर यह बहुत ही दुखदाई बात है, हमारे सभी लोगों के लिए दुखदाई है। हम इस अवसर पर लता दीदी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं और उनको एक सद्गति प्राप्त हो ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। People are screaming, जब तक सूरज चांद रहेगा लता तेरा नाम रहेगा।
भावुक बना ये देखिए सेना के जवान सैल्यूट करते हैं। Let us all fold our hands and pay our last respects. और खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में स्कूली तालिबात के हिजाब पहनने पर हंगामा मचा हुआ है। उडुपी के एक कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी का मामला अदालत तक पहुंच चुका है, जिसकी समाअत 8 फरवरी को होगी। कॉलेज की तालिबात का कहना है कि जब आइन उनके पास इस बुनियादी हक का तहफ़्फ़ुज़ करता है तो वो क्या पहने, तो कॉलेज को क्यों एतराज़ हो रहा है। तालिबात का कहना है कि उनकी पढ़ाई मुतासर हो रही है। हिजाब को रोका गया है कर्नाटक में, उडुपी जिले में और कोंडापुर में भी। जो बच्चों को गेट के अंदर आने नहीं दिया गया है, 2 महीने एग्जाम्स को है बच्चियों के, और ये इतना जुल्म हो रहा है बच्चियों पे। इसीलिए हम लोग आज डीसी ऑफिस में जमा हुए हैं। आप देख रहे हैं कोई कास्ट कॉम्बिनेशन का कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हर कास्ट के लोग हमारे साथ हैं। मैं सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ जो एक ही आवाज़ में ये लोगों ने, सब ने आज इतना सारे जमा होकर यहाँ पे आए हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिजाब के लिए। हिजाब हमारा हक है, क्योंकि आप आज़ाद हिंदुस्तान में हम है तो हमारा हक है, हम बुर्का पहन सकते हैं, जो चाहे हम कर सकते हैं। अगर आपको उसके लिए भी अगर यूनिफॉर्म रखना है, कलर का रखना है, तो वो रखिए आप, हम उसके लिए राजी है। अगर जो हिजाब का कलर है यूनिफॉर्म से मिलता जुलता होना चाहिए तो वो उसके लिए राजी है हम, लेकिन हिजाब तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो अब कैसा याद आया लोगों को, अब याद आया ना, अब तक तो सब पहन रहे थे हिजाब। टू लेट हाँ, तो हमारे पास तो हमेशा पहनते हैं सब लोग मुस्लिम्स। हम कोई एतराज नहीं, आप ऑरेंज शर्ट डालो, ब्लैक डालो, ब्लू डालो, कुछ भी करो, हमारे को कोई एतराज नहीं है। हमको अपना हिजाब करने ही देना है। जाती हूँ मैं असेंबली में जाती हूँ, मैं हिजाब पहन के, वो रोक सकते तो रोक के देख रहे हैं। बच्चों को अंदर तक नहीं आने दे रहे, 2 महीने बच्चों के एग्जाम्स के लिए बचे हुए हैं, वो लोगों को इस क्लास के अंदर नहीं आने दे रहे, कॉलेज में नहीं आने दे रहे। ये नया शुरू हुआ है, ये बच्चे पहले से बुर्का पहनते हैं, अब नया नहीं शुरू करे वो लोग। नहीं वहाँ से कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा नहीं, अब तक तो ऐसा इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ था कभी भी नहीं हुआ कहीं भी। सीएम तक जाएंगी बात, ये हमारा जो मेमोरेंडम जाएगा, और तनवीर सेठ ने भी दिया है मेमोरेंडम। अगर ये नहीं हुए, हम सब मिलकर हम जाएंगे उडुपी में, जाके वहाँ पे स्ट्राइक करेंगे। हैदराबाद में बुर्कापोश खवातीन ने कर्नाटक के 2 कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी खवातीन ने कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम तालिबात का दस्तूरी हक है, कर्नाटक हुकूमत को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना का यहाँ पर जमा होने का मकसद है कि कर्नाटका रियासत में जो तालीमी इदारे हैं उसमें लड़कियों के साथ जो इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है हिजाब के मामले में, वो नाकाबिल कबूल है। GIO तेलंगाना गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इसकी सख्ती से मजम्मत करती है, क्योंकि हर लड़की को मजहब के साथ, उसके नाम के साथ तालीम हासिल करने का हक़ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा हिंदुस्तान का दस्तूर भी यही कहता है कि हम आज़ादना तौर पर तालीम हासिल कर सकते हैं अपने मजहब के रसूमात को, मजहब को फॉलो करते हुए। हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि जो इम्तियाजी सलूक लड़कियों के साथ किया जा रहा है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, और ये भी डिमांड करते हैं कर्नाटका रियासत की हाई कोर्ट से कि वो दस्तूर को जहन में रखते हुए लड़कियों के हक़ में फैसला सुनाएं। मुल्क भर में मदरसों को नए मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने वाली स्कीम का बजट 174 करोड़ से कम करके 160 करोड़ कर दिया गया। स्कीम से जुड़े टीचर मायूसी का इजहार करते हुए पुराने बकाया को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगने वाले ये नारे अभी के नहीं हैं। ये नारा 18 दिसंबर यौम अक़लियत से ताल्लुक़ रखता है। ये तमाम लोग उत्तर प्रदेश के मदरसों में काम करने वाले असातिज़ा हैं, जिनका दुख ये है कि उन्हें 5-5 साल की बकाया तनख्वाह नहीं मिली है।
उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की जानिब से उत्तर प्रदेश के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट मांगा गया था, लेकिन इस बार भी बजट बढ़ने के बजाय कम कर दिया गया। गुज़िश्ता साल 174 करोड़ का बजट था, जिसे कम करके 160 करोड़ कर दिया गया। मदरसा स्कीम से वाबस्ता असातिज़ा में मायूसी फैल गई है। मदरसा आधुनिक शिक्षकों का 5 साल का केंद्रांश मानदेय बकाया है। भारत सरकार को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पत्र लिखकर 777 करोड़ रुपए बकाया केंद्रांश मानदेय भुगतान की मांग की है, लेकिन वर्तमान सत्र में जो बजट प्रोविजन भारत सरकार ने 160 करोड़ रुपये किया है वो बहुत ही कम है। भारत सरकार को बजट प्रोविजन बढ़ाना चाहिए। लंबे समय से मानदेय न मिलने से मदरसा शिक्षक भुखमरी के कगार पर है। जी, इस बार मदरसा आधुनिक शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से बजट आया और हर साल हमारा बजट जो है कम हो जाता है, इसमें मदरसा शिक्षक काफी परेशान हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास और सबका विकास, वो अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग 750 करोड़ का अगर बजट होता तो शायद हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षकों का 58 माह से लंबित मानदेय मिल सकता था, लेकिन इस बार फिर हमें निराश हासिल हुई। मदरसा का एक आधुनिकीकरण शिक्षक हूँ। मुझे 5 साल से केंद्रांश मानदेय नहीं मिला है। मैंने 5 साल से सेवा की है लगातार। अब मैं आज भुखमरी के कगार पर हूँ। मेरे बच्चे बीवी सब परेशान हैं। मैं मानदेय की गुहार सरकार से लगा रहा हूं। इस पूरे मामले पर मरकजी अक़लियती वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि बजट कम नहीं है, पुराने बकायाजात भी दिए जा रहे हैं, लेकिन इस स्कीम के तकनीकी पहलू को समझना जरूरी है। जो मदारिस रियासतों के पोर्टल पर हैं, पैसा उन्हें दिया जा रहा है। कुछ बकाया हमने देना शुरू भी कर दिया है। जिन स्टेट्स ने अपना शेयर दे दिया है उन स्टेट्स को हमने बकाया दे दिया है। उसमें उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पे बकाया दिया गया है, बिहार को और भी सभी राज्यों को जो राज्य मांग रहे हैं उनको दिया गया है। कि कई स्टेट्स ने अपने पोर्टल डेवलप किए हैं, तो जो मदरसे अपनी इंफॉर्मेशन पोर्टल्स पर जो है शेयर कर रहे हैं उनको जो है वो प्राथमिकता के साथ उनका जो बकाया या जो भी चीज़ कह सकते हैं या जो भी पेमेंट है वो। मदारिस को जदीद तालीम से जोड़ने की दूरंदेश स्कीम जो साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में शुरू हुई थी, 2 दहाई से ज्यादा पुरानी है। 2019 से पहले वजारत तालीम इस स्कीम के लिए 100% फंड देती थी, लेकिन 2019 में 60% मरकज का 40% रियासतों का करके स्कीम की फंडिंग फॉर्मेट में तब्दीली की गई। स्कीम का बजट कभी 300 करोड़ से ज्यादा वजारत तालीम का था। स्कीम को अक़लियतों की वजारत को मुंतकिल तो कर दिया गया, लेकिन स्कीम का बजट जिस तनासुब से दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया। इस मामले का एक अहम पहलू ये है कि अगर उत्तर प्रदेश और मरकजी हुकूमत की हिस्सेदारी को भी देखा जाए तो दोनों का शेयर मिलाकर 224 करोड़ ही बनता है और उत्तर प्रदेश के 30,000 असाज़ा को ही तकरीबन 260 करोड़ रुपए सालाना से ज़्यादा की ज़रूरत है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है वजारत अक़लियती उमूर कम बजट में ये काम कैसे करेगी। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। एएमयू किशनगंज शाख को लेकर जेडीयू ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। जेडीयू के साबिक एमएलए मुजाहिद आलम ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि सीमांचल तालीमी एतबार से हाशिए पर है, लेकिन एएमयू के क़याम के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत पूरी तरह लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। मुजाहिद आलम ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में मुख्तार अब्बास नकवी समेत दर्जनों लीडर व वज़रा से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन नतीजा अब तक ला हासिल है। पहले बताया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसके लिए निश्चित रूप से अभी की जो केंद्र सरकार है वो जिम्मेदार है। पहले जो यूपीए की सरकार रही कि उनको 2 साल से अधिक उनके शर्तों न ज़मीन मिली, वो कुछ किए नहीं, न योजना सैंक्शन किए, न फंड रिलीज किए और पॉलिटिकली एक शिलान्यास करके चले गए। अभी हम मांग करते हैं कि केंद्रीय जो केंद्र सरकार से कि जो एनएमसीजी जो केंद्र सरकार का एक अथॉरिटी है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा,
उससे जो है निर्माण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। केंद्र सरकार जो है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जिस तरह से 50-50 करोड़ 2 सेंटर में दिए हैं उसमें दे। हेफा के तहत जो फंड के लिए एलिजिबल है उसको दे। प्लस एएमयू ने जो किशनगंज सेंटर के लिए जो फ्रेश डिमांड जो 5 अक्टूबर 2017 को 12 प्लान के लैप्स कर जाने के बाद जो डिमांड किया है कि 83.18 करोड़ का 83.18 करोड़ का प्रपोजल, फ्रेश प्रपोजल जो सबमिट है, जो अब तक कुछ नहीं हो रहा है, उसको रिलीज करे। आज पीएम मोदी की चादर ख्वाजा के दरबार में पेश की गई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम की चादर पेश की। इस दौरान दरगाह के खादिमीन भी मौजूद रहे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सूफियों की सोच और संतों के संस्कार से भरे हुए हैं, और मोदी जी के सूफियों की सोच संतों का संस्कार और समाज का समावेशी विकास का संकल्प हमारे इस देश को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर ले जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा देश के सद्भाव, देश के लोगों की तरक्की और मुल्क की मजबूती और मुल्क के लोगों की महफूज रखने के लिए हमेशा काम करते रहे हैं। 8वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये चादर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पेश की है, और मैं लगातार 8वीं बार नरेंद्र मोदी जी की चादर को लेकर आया हूं। उन्होंने संदेश भी दिया है देश के नाम। ख्वाजा गरीब नवाज की दरबार से ये संदेश दिया है, और मोदी जी ने कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें उर्स पर विश्व भर के अनुयायियों को बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले महान सूफी संत के उर्स के अवसर पर अजमेर शरीफ में चादर भेजते हुए मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अनेकता में एकता की पहचान और देश में विभिन्न पंथों, संप्रदायों और मान्यताओं का श्रद्धापूर्ण सह अस्तित्व हमारी विशिष्टता है। विभिन्न कालखंडों में देश के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने की मजबूती प्रदान करने में संतों, महात्माओं, पीर, फकीरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस गौरवशाली परंपरा में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज का नाम पूरी दुनिया आदर और श्रद्धा के साथ लेती है, जिन्होंने समाज में प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया है। गरीब नवाज के आदर्शों, विचारों से पीढ़ियों को निरंतर प्रेरणा मिलती रहेगी। समरसता और भाईचारे की मिसाल यह उत्सव श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास को प्रगाढ़ बनाएगा। इसी विश्वास के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वार्षिक उर्स के अवसर पर मैं दरगाह अजमेर शरीफ से देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना करता हूं। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत। मध्य प्रदेश में सूर्य नमस्कार और हुकूमत के रवैये के खिलाफ भोपाल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद के जरिए अदालत में दायर की गई अर्जी पर 8 फरवरी को समाअत होगी। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने भोपाल एमएलए आरिफ मसूद से खास बातचीत की है। सूर्य नमस्कार के मामले को लेकर भोपाल एमएलए आरिफ मसूद साहब जबलपुर हाई कोर्ट में गए हैं और जबलपुर हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए 8 फरवरी की नई समाअत की तारीख मुकर्रर की है। मामला क्या, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद आरिफ मसूद साहब। जब हम इसकी बात करें, सूर्य नमस्कार को जो है हर साल जब 12 जनवरी आता है तो यहाँ पे सूर्य नमस्कार की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे दोहरा नजरिया हमें देखने को मिलता है। हुकूमत एक तरफ ये कहती है कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्कूलों पर दबाव बनाया जाता है कि आपको आना है। मैं इसी बात को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में गया था कि ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए, और फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, और हर मज़हब के हर शख्स को अपने अपने ढंग से हिंदुस्तान में जीने का, खाने पीने का एक अधिकार है। तो जो हमें फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं, हमें आज़ादी मिली है हमारे मज़हब के हिसाब से चलने की, तो हमारी मज़हबी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि जो उसमें उच्चारण, जो अल्फाजों का इस्तेमाल होता है, वो श्लोक जो पढ़े जाते हैं, वो उस श्लोक से हम लोगों को एतराज़ है और उसकी वजह से हमको दिक्कत होती है। इसलिए मैंने कहा कि उसको ऑप्शनल रखा जाए।
जो बात आपने कही बहुत अच्छी बात कही, मैं उसी का समर्थन करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ कि कहा यह जाता है ऑन पेपर कि ये कंपलसरी नहीं होगा, लेकिन ज़बरदस्ती कराया जाता है। स्कूलों में हर ज़िले के शिक्षा अधिकारी स्कूलों को बुलाते हैं और बुला कर कहते हैं कि 100% उस दिन आपकी अटेंडेंस होना चाहिए और अटेंडेंस के साथ ये काम होना चाहिए। तो अदालत तो ये कह रही है कि ये योगा है और इस पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, उन्होंने ये पूछा है कि इस पे ऑब्जेक्शन क्या है, और ये तो एक योगा है, तो हम 8 तारीख को उसका जवाब देंगे कि नहीं योगा है। तो योगा अगर योगा होता तो फिर सूर्य नमस्कार क्यों है? योगा के साथ सूर्य नमस्कार, के सूरज को नमस्कार करें, सूरज की पूजा करें, यही एक बड़ा डिफरेंस हो गया, जो बड़ा एतराज़ का बाइस है कि हम किसी की उपासना नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि सूर्य नमस्कार के मामले को लोग जबलपुर हाई कोर्ट में 8 फरवरी को कल की समाप्त होगी, और भोपाल में लियारी मसूद साहब का कहना है कि यहाँ पर हुकूमत के जो नज़रिया है, जो तर्ज अमल है, वो मशकूक है, क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जो अहकाम जारी किए जाते हैं कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्कूल जो है एजुकेशन ऑफिसरान का जो अहकाम जारी होते हैं, जो ज़बानी तौर पर, मौखिक तौर पर, टेलीफोनिक जो होते हैं, उसमें इस तरह से बाउंडेशन होती है कि 100% बच्चों की लाजमी होनी चाहिए। तो इस तरह को चाहते हैं कि अदालत को ऐसा डायरेक्शन दे जिसमें बच्चों के ऊपर कंपलसरी का जो मामला है वो न रहे, बल्कि इसको अख्तियारी तौर पर रखा जाए, जिसको करना है वो करने, बल्कि लाजमी नहीं होना चाहिए। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मैं तावालम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। मेहनत और लगन से जिंदगी में कुछ भी मुमकिन है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम बहुत से ऐसे बच्चों से मिलते हैं जिन्होंने अपनी उम्र में नामुमकिन नजर आने वाले काम करने के लिए अपने आज़म का इजहार किया। पहले एपिसोड में दिखाई गई आनंद नरसिम्हन की अब्दुल कादिर इंदौरी के साथ बातचीत, आइए एक नजर डालते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के सफर में हमने कुछ ऐसे नायाब अजूबों से मुलाकात की जो कि हमें जिंदगी जीने का एक पाठ भी सिखा गए, वो भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए। ऐसे ही एक हैं मध्य प्रदेश से अब्दुल कादिर इंदौरी। बहुत ही नटखट हैं, लेकिन इनके जोश, इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अब्दुल नमस्ते, कैसे हो आप? फाइन सर। अच्छा भाई, एक बात बताओ, इस बार आपने क्या क्या कहानियां बताई अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, कि मुंबई में आके अब आपकी बार आप किससे मिले? सर उनको भी प्राउड था कि मेरा मींस फ्रेंड है और ऐसे जा रहा है और इतनी मींस बड़ी एक स्टेज पे रियलिटी शो में जा रहा है। और क्या अच्छा लगा आपको यंग जीनियस में, उस सेट पर वहां मौजूद होकर, उस शो में आकर? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस तो मेरा, बट यह है कि मुझे पुलेला गोपीचंद सर से भी मिलने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा कि मैं मींस इस पे आया, ये शो पे। प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैं अभी तो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे ओलंपिक खेलना है, अभी इंटरनेशनल बाकी है मेरा। अभी तक तो मैंने नेशनल से खेला है, अब इंटरनेशनल ओलंपिक खेलना है, इंडिया के लिए मेडल लाना है। अब्दुल, मुझे तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपको और भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी से देश के लिए मेडल्स लाना शुरू कर दो आप। थैंक यू सर। थैंक यू अब्दुल, बहुत बहुत धन्यवाद। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।